नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलेंगे खबरों में। बात करेंगे पहली खबर की, घुमंतू बोर्ड का गठन। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घुमंतू एवं विमुक्त समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए घुमंतू बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास पर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार के अनुसार बोर्ड विभिन्न घुमंतू एवं विमुक्त जातियों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी करेगा और उनकी समस्याओं का अध्ययन कर सरकार को सुझाव देगा। बोर्ड शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समुदाय तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए साथ साथ उनकी पहचान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी कार्य करेगा। सरकार का कहना है कि यह पहल घुमंतू समाज को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके समग्र विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस समूह के लिए वो चिंतित रहते हैं जो विकास की राह में पीछे तो नहीं छूट रहा। और एक ऐसा समूह जिसको घुमंतू समाज कहा जाता है, तकनीकी भाषा में विमुक्त जाति, इस समूह को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घुमंतू विकास बोर्ड का गठन किया गया है। कैबिनेट से पारित हुआ है। जल्दी ही इसमें अब नियुक्तियां होंगी। इस बोर्ड के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का दायित्व होगा कि विकास की योजनाएं घुमंतू समाज के लोगों तक पहुंचे। बहुत से लोगों के पास में रहने के लिए जमीन नहीं है, जगह नहीं है, उनको आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित किया जाएगा। बहुत से लोग गांव में रहते हैं, उनके पास कृषि की भूमि नहीं है, पात्र हैं, उनको कृषि के पट्टे दिए जाएंगे। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था, कुल मिलाकर के ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जो इस दायरे में आते हैं घुमंतू समाज के। और एक एक परिवार को फैमिली आईडी का जो हमारा सिस्टम है, प्रणाली है, उससे आच्छादित करना, सैचुरेशन मोड में लाना होगा और सब परिवारों को ताकत देनी होगी। देश की आज़ादी को 78 साल हो गए। हमने वो दिन आज तक नहीं देखा जो आज डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो तोहफा हमें दिया है, हम इसे हमेशा हमेशा याद रखेंगे। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। अखिल भारतीय नट घुमंतू समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज मैं ही नहीं, हमारे सभी वर्गों के लोग बड़ा खुशी का जश्न मना रहे हैं जब से इस बोर्ड की स्थापना हुई है। और मैं आपको एक बात बता देना हूँ, अभी नहीं 2027 में ये पता लग जाएगा महाराज आदित्यनाथ योगी जी को सबसे ज्यादा पहल अगर कोई वोटिंग की करना चाहेगा तो वो ये घुमंतू समाज होगा। नाम क्या? मेरा नाम राजेश है और घुमंतू जनजाति परिषद का मैं प्रदेश प्रमुख हूँ। बहुत अच्छा देख रहे हैं। इस सावन के महीने में आया सावन झूम करके, तो वास्तव में और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज घुमंतू विकास बोर्ड की घोषणा हो गई है। हमें अपार खुशी हो रही है। आज ही हम लोग दिवाली, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक आज ही हम लोग मनाया जा रहा है। आनंद ही आनंद बरस रहा है और जो कुछ बचा हुआ है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। विमुक्त और घुमंतू समाज को अब एक योगी सरकार ने नई पहचान दी है, घुमंतू विकास बोर्ड बनाकर। इस विकास बोर्ड के जरिए उन घुमंतू जातियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विकास के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। इस कार्य योजना में शिक्षा से लेकर उनके आवास और उनको भूमिधरी देने की कोशिश की जाएगी, जिसके जरिए घुमंतू और विमुक्त समाज को एक नई पहचान मिलेगी। अब ऐसे में ये विकास बोर्ड जल्द ही अपनी कार्य योजना के रूप में काम करेगा और घुमंतू और विमुक्त समाज के लोगों को कहीं ना कहीं एक पहचान देने की कोशिश करेगा। कैमरा लतीफ के साथ रामनिज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। अब बात करेंगे अगली खबर की। सरकारी अस्पतालों में मरीज असुरक्षित। जिस अस्पताल में आप अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं, आप अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं, वहीं आपकी जान असुरक्षित है। सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था की दो तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पहली तस्वीर बिहार के बेगूसराय के
मंझोल अस्पताल की है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल युवक के पैर में प्लास्टर करने के बजाय कथित तौर पर गत्ते का सहारा देकर उसे रेफर कर दिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं मंझोल अस्पताल में सड़क हादसे में घायल युवक के पैर में प्लास्टर की जगह कथित तौर पर गत्ते का सहारा दिया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान के चूरू के एक सरकारी अस्पताल की है, जहां इलाज कराने आई एक महिला के सिर पर अस्पताल की छत का प्लास्टर गिर पड़ा। एक ओर इलाज में लापरवाही के आरोप हैं, तो दूसरी ओर अस्पताल भवनों की जर्जर हालत मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। इन दोनों घटनाओं ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। तो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, प्लास्टर की जगह गत्था लगाकर के ये बेगूसराय की तस्वीर है। अस्पताल की, मंझोल अस्पताल की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां जो सड़क हादसे में मरीज आया था उसके पैर से गत्था का प्लास्टर बांधकर उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, मरीज पर जो छत का प्लास्टर है वो गिर जाता है। दोनों तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की ओर इशारा करती हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और बदहाली को साफ नजर दिखाती हैं। ये दूसरे तस्वीर में आप देखिए, महिला आगे बढ़ती है, प्लास्टर उसके ऊपर गिर जाता है, उसकी जान जाते जाते बचती है। ये देखिए, प्लास्टर ऊपर से गिरा, महिला गिरी, उसके पीछे एक और महिला थी, दोनों महिलाएं बची हैं। तो ये दोनों तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक तस्वीर में प्लास्टर गत्था लगा दिया गया प्लास्टर की जगह, दूसरी तस्वीर में प्लास्टर ही गिर गया। छत का जो प्लास्टर है, जो छत है, वो भरभरा कर नीचे गिर गई। तो दोनों तस्वीरें बयां कर रही हैं बदहाली। एक तस्वीर चूरू अस्पताल की है, दूसरी बेगूसराय के मंझोल की है। अब बात करें अगली खबर की। अतीक का एक और चिराग बुझा। यूपी के जिस माफिया का प्रदेश में आतंक था, जिसके अंत के बाद अब उसके परिवार का अंत भी धीरे धीरे हो रहा है। खबर झांसी से आई है, जहां कब्र में दफन माफिया अतीक अहमद के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की तेज रफ्तार कार झांसी कानपुर हाईवे पर अनियंत्रित हो बड़े भाई से मिलने जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हुई। वह 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि इससे पहले अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया था। उमेश पाल हत्याकांड केस में असद का एनकाउंटर हुआ था। हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अबान की तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार क्रेटा कार में सवार 5 लोग झांसी की ओर जा रहे थे। हाईवे पर अचानक एक जानवर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने कार मोड़ी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। सड़क टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 21 वर्षीय अबान अहमद और उसके साथी सोनू को मृत घोषित कर दिया। हादसे में उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम घायल हुए हैं। 3 घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? मोहम्मद अहमद। हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लड़ गई। फिर जा रहे थे झांसी,
आज किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अफान भाई थे, हम थे, एकदम फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, उसी में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई से। तभी कहते हैं कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती। यही हाल है यूपी के माफिया अतीक अहमद परिवार का। यूपी के जिस माफिया का अंत हो चुका है, अब उसका परिवार भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अतीक अहमद के परिवार में पत्नी समेत 5 बेटे थे। भाई और अतीक की मौत के बाद अतीक का पूरा परिवार यों तो जेल में है, या फरार है, या कब्र में जा चुका है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर अतीक के परिवार में अब कौन कौन बचा है। पत्नी शाइस्ता परवीन फरार, 50,000 का इनाम घोषित। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद। दूसरा बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज में बंद। तीसरा बेटा असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर। चौथा बेटा एहजाम बुआ की देखरेख में है। सबसे छोटा बेटा अबान झांसी में कार दुर्घटना में मौत। अब बात करें अगली खबर की। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 2013 की यौन उत्पीड़न केस में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के रेप मामले में उन्हें दोषी करार दिया। अदालत ने 5 साल पहले गोवा की सेशंस कोर्ट की तरफ से सुनाए गए बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376/1 धारा 354A और धारा 354B के तहत दोषी ठहराया है। धारा 376/2/1 के तहत दोषी को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अदालत के फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगता है कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है और वह इस कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया। अदालत ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। Under rape, under the offences that he was charged, he has been convicted to 10 years of rigorous imprisonment and cash fine of ₹5 lakhs, and that is on all the offences whatever are charged. So, and he has been given 2 weeks' time to surrender before the court. So you have challenging on the last 13 years. Today has a judgment. एप्लीकेशन आपने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो दोपहर को जज अभी बताएगा, अभी जब हम सुन लेंगे उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100% जाएंगे। हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडारा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं। जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं। जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी भी पत्रकारिता की हो या कुछ भी कहा हो, ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, जाके देखिए पिछले 12 साल में कितना लोग को ये लोग
गलत केस में फंसाया है। मेरे को भी इसी में फंसा रखा है, हमको फिर भी एक्विटल मिल गया उसके बावजूद। अब ये तो जर्नलिस्ट पे डिपेंड करता है ना कि वो जाके क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछें। आपको पता है उमर खालिद जेल में बैठा है 6 साल से, आपको पता है शर्जील इमाम बैठा है, आपको पता है सुरेंद्र गैडलिंग बैठा है जेल में अलग अलग केसों में। भाई इतने नहीं है, कई दर्जनों लोग हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा। अब उसके पीछे ये लोग बदला लेने के भाव से 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। इन्होंने मेरी पत्रकारिता बंद करा दी, इन्होंने तहलका बंद करा दिया, इन्होंने मेरी किताबों को छपना बंद करा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 रेप केस में दोषी करार देते हुए गोवा सेशंस कोर्ट का बरी करने का फैसला रद्द कर दिया। सजा के खिलाफ तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला। तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन के संस्थापक एवं एडिटर इन चीफ रहे। तरुण तेजपाल ने पत्रकारिता के अलावा कई उपन्यास भी लिखे हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में तहलका को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। मामला 7-8 नवंबर 2013 को गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान का है। होटल की लिफ्ट में जूनियर महिला सहकर्मी को 2 बार यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने इच्छा के विरुद्ध यौन हिंसा का आरोप लगाया था। तेजपाल पर बलात्कार समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। 18 और 19 नवंबर 2013 को पीड़िता ने संस्थान के भीतर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद तरुण तेजपाल ने ईमेल के जरिए बिना शर्त माफी मांगी। 30 नवंबर 2013 को अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार किया गया। 7 महीने जेल में रहने के बाद जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सितंबर 2017 में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए। 21 मई 2021 को गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। गोवा सरकार ने बरी किए जाने के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। बात करेंगे बारिश से शहर जल प्रलय। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कानपुर, बुलंदशहर, हमीरपुर, इटावा और बांदा में जल भराव, उफानते नाले और बाधित यातायात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें तालाब बन गई हैं तो कहीं सरकारी कार्यालय और अस्पताल तक पानी में डूब गए हैं। बारिश के बीच नगर निकायों और संबंधित विभागों की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कानपुर में कई रिहायशी इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जल भराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। महापौर प्रमिला पांडे ने इसके लिए जल निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए नगर आयुक्त को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर के खुर्जा में कई घंटे की बारिश के बाद नाले ओवरफ्लो हो गए और पानी मकानों व दुकानों में घुस गया। जल भराव का असर तहसील परिसर तक पहुंचा, जहां एसडीएम और सीओ आवास भी पानी से घिर गए। हमीरपुर के मदोहा
ब्लॉक में बड़े ही नाले का जलस्तर बढ़ने से छिमौली मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। प्रशासन ने लोगों से उफनते नालों को पार न करने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। इटावा में मूसलाधार बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई। जिला अस्पताल, विकास भवन और अन्य सरकारी परिसरों में पानी भर गया, जबकि सैफई रोड रेलवे अंडरपास में करीब 7 फुट पानी भरने के बाद उसे बंद करना पड़ा। हालात को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं बांदा में भी बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। आजाद नगर, कालू कुआ और चमरोड़ी चौराहे सहित कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लोगों को, स्कूली बच्चों व वाहन चालकों को भारी परेशानियों के बीच सफर करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के कई जिलों में सामान्य जनजीवन अब भी प्रभावित बना हुआ है। बेटा, नगर निगम सो सकता, लेकिन उनकी मेयर नहीं सो सकती। मेयर सुबह से देख रही है। अभी आपको मैंने बताया, अभी मैं वहाँ से आ रही हूँ। अब काम तो इन्हीं द्वारा करना है। ये लोग, आप बता दीजिए, अगर मैं बैठक करूँ, लोग कहते हैं कि बैठक, और अगर मैं न करूँ तो मेयर साहब, जैसे आपने पूछा, सो रही हैं। तो हम तो क्या बताएं, हम तो अपने जनता के लिए इतना परेशान। अभी सुबेरे एक आदमी ने ट्रैक्टर मंगवाया है कि पानी बचेगा तो गाड़ी तो रुक जाएगी, तो तुम लोग फोटो खींचोगे उसका। इसे ट्रैक्टर मंगवा लिया, पानी इतना भरा है। से आ रहे थे हमने सोचा यहाँ से पास पड़ता है मार्केट, तो हम इधर से आए। अब समझ लीजिए, हमने सोचा इतना गहरा नहीं होगा पानी, नाला ना साफ होने के कारण से ये हुआ। जो छोटे छोटे बच्चे अगर ना होते तो हम आज गाड़ी पे बहुत परेशान आ जाते, बहुत परेशानी में आ जाते, और हॉस्पिटल में बच्चा भर्ती है। इसके कारण से हमने जल्दी कारण से इधर से आए। ये नाला ना साफ होने के वजह से दुर्घटना बड़ी होती है। अब ये ठीक है। किस तरह से आपकी गाड़ी में नुकसान हुआ होगा? बहुत पानी भर गया पूरी गाड़ी पे मेरी। कहाँ? घर के अंदर। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये मोहल्ला कौन सा है? ये बरसात में इस तरह की स्थिति हमेशा होती है क्या? होती है बेटा, हमेशा। इसकी शिकायत वगैरह, सूचना वगैरह देते हैं आप कभी? सब कुछ दे चुके, सब काके थे, वो साहू बने थे, वो देख गए, सब कोई देख जाते, चले जाते, कोई कुछ नहीं करता है। इस बार तो भाजपा की सरकार है और अंकित बासु कह रहे हैं कि हमने लगभग बांदा की सभी नालियां और नाले साफ कर दिए हैं। अब देख लो, आप अपनी आंखों से देख लो, कहाँ साफ हुए हैं बेटा। रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। सभी नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में मैसेजिंग सुबह से ही कर दी गई है कि अपने जहाँ पर भी ब्लॉकेज हो रहे हैं पानी की निकासी के तहत उनको सबको ठीक कराएं और ये इंश्योर करें कि पानी की निकासी सुनिश्चित हो। इसके लिए जहाँ जहाँ पर सीनियर अधिकारियों द्वारा उनकी निरीक्षण करवाया जा रहा है और जहाँ पर भी जल जमाव हो रहा है। यहाँ बारिश की जब तक पानी है, निकलने में दिक्कत होती है, गाड़ी बंद हो गई। अब देखते स्टार्ट होती है नहीं होती। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये है चंदौड़ी लोहिया पुल। ये पहले भी ऐसी स्थिति है कि इसी बार हुई है ऐसा? बहुत बार ऐसा होता है, जब भी बारिश होती है तो खैर ऐसे ही पानी बह जाता है। यहाँ भी तो कोई सुविधा है नहीं। बात करेंगे अगली खबर की। लूडो के खेल में खूनी संघर्ष। अलीगढ़ में लूडो के खेल से शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। थाना क्वारसी क्षेत्र के महेशपुर चौराहे पर दो पक्षों के बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट हुई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित महेशपुर चौराहे पर लूडो खेलने के दौरान शुरू हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद बढ़ने पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही थाना क्वारसी पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को अलग कर हालात को नियंत्रित किया और यातायात बहाल कराया। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का